हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को आज फिर से जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, इसे समझने से पहले आप लोगों को सॉल्यूशन क्या चीज़ है, सॉल्यूशन किससे बनता है और सॉल्यूशन का टाइप्स क्या है, ये आप लोगों को जानना जरूरी है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस डिस्कशन के दौरान हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस डिस्कशन नहीं देखा, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग काइंडली उस डिस्कशन को देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे रखा है और एट द सेम टाइम द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू। ठीक है, उसे देखिएगा आप लोग ध्यान से, ताकि आज का जो प्रेजेंट डिस्कशन जो होने जा रहा है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग आज का डिस्कशन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअली क्या दर्शाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो टर्म यूज करते हैं हम लोग फ्रिक्वेंटली, या तो यूज करेंगे, ये कंसंट्रेशन टर्म एक सॉल्यूशन का किस चीज को समझाता है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन may be defined as the amount of solute present in the given quantity of the solution। मतलब कंसंट्रेशन यह समझाता है कि एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई एक कंपोनेंट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है ना। सॉल्यूशन किस चीज से बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके ही हो जाता है कि आपका सॉल्यूशन होता है। और उस सॉल्यूशन में पर्टिकुलर एक कंपोनेंट, इसमें दो कंपोनेंट है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दो है ना। तो पर्टिकुलर एक कंपोनेंट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसी को ही कहेंगे हम लोग क्या, कंसंट्रेशन कहेंगे, है ना। क्योंकि सॉल्यूशन दो चीज से बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो इसमें दो कंपोनेंट है, इसमें से किसी एक का अमाउंट वो सॉल्यूशन में कितना है, वो कितना है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म हम लोग यूज करेंगे उसे ही कहेंगे क्या, कंसंट्रेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो कंसंट्रेशन है इसे हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, या तो डिफरेंट टाइप्स में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, उसे हम लोग सिर्फ जो एक टर्म होगा ऐसा नहीं, इसे हम लोग डिफरेंट वेरियस वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो वेरियस वेज क्या है, वो कितना प्रकार क्या है, वो कितना प्रकार से जो हम लोग एक्सप्रेस करेंगे कंसंट्रेशन को, वो क्या क्या है। वो है आपका पहला है मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज, समझ में आ रहा है। और दूसरा क्या है आपका पार्ट्स पर मिलियन। तीसरा मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी। तो ये जो 7 टर्म्स है, these are all what, concentration terms। ठीक है, why they are concentration terms, because these are the terms we use to denote the amount of solute or amount of any component, solute it may be or solvent also, any component present in a particular solution। कोई भी एक कंपोनेंट का कितना अमाउंट है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, उसे समझाने के लिए ये सारे जो 7 टर्म्स है जो रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन का, उसे हम लोग यूज करेंगे। तो चलो अभी हम लोग एक एक करके ये कंसंट्रेशन टर्म्स को समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। तो द मास परसेंटेज, दैट इज W by W of a component in a given solution is the mass component per 100 gram of the solution। मतलब एक कंपोनेंट का अमाउंट 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है, उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, मास परसेंटेज कहेंगे। समझ में आ रहा है। Therefore, mass percentage of a component equal to mass of the component in the solution divided by total mass of the solution
मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो परसेंटेज जो यहाँ पे हम लोगों ने कहा है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज इटसेल्फ इज व्हाट, इटसेल्फ इज आउट ऑफ 100 में कितना है। कोई एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन में, कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का प्रेजेंस कितना है, उसे जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ 100, उसी को ये कहेंगे कि हम लोग मास परसेंटेज। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे वही कंपोनेंट का मास होना चाहिए, मास में एक्सप्रेस होना चाहिए, और सॉल्यूशन का भी जब एक्सप्रेस करेंगे उसी का भी मास में एक्सप्रेस करना चाहिए, तभी जाके आपको वो हो जाएगा कि आपका मास परसेंटेज इन द फॉर्म W/W। समझ में आ रहा है। फिर आता है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब यहां पे हो गया क्या, कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट एक सॉल्यूशन में आउट ऑफ 100 वो दोनों ml में रहेगा इन वॉल्यूम में। पहला वाला में क्या था, दोनों सॉल्यूशन का भी मास और कंपोनेंट का भी मास। अभी वॉल्यूम परसेंटेज में कंपोनेंट का वॉल्यूम एट द सेम टाइम सॉल्यूशन का वॉल्यूम। देन वी हैव टू फाइंड आउट ऑफ 100, देन वी विल गेट व्हाट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों ने ये कहा कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट A है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B। दिस इज वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B मींस व्हाट, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द टोटल सॉल्यूशन multiplied by 100 will give you the volume percentage of component A present in the solution AB। पहला वाला में क्या था, मास परसेंटेज, उसमें क्या था, दोनों मास में था, दोनों का यूनिट क्या होगा, ग्राम होगा, केजी होगा, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो अभी का इसमें क्या है आपका वॉल्यूम में इन टर्म्स ऑफ ml और लीटर। इसमें जो कंपोनेंट का यूनिट रहेगा वो आइदर ml में रह सकता है या तो लीटर में रह सकता है। एट द सेम टाइम सॉल्यूशन का भी यूनिट ml में या तो लीटर में रह सकता है। देन वी हैव टू एक्सप्रेस देम इन टर्म्स ऑफ 100, यू विल गेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ दैट कंपोनेंट। समझ में आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या कहा गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें कुछ डिफरेंसेस आ रहा है। तो ये क्या है एक्चुअली, समटाइम्स वी एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन एज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, इट इज द मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml of the solution. For example, 10% solution of sodium chloride, W/V, means 10 gram of sodium chloride are present in 100 gram of the solution. मतलब ये जो टर्म है W/V परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ये क्या बोलता है कि मान लीजिए किसी भी एक सॉल्यूशन जो दिया गया है आपको 20% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जहां पे आपका 20 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ml, 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट 100 ग्राम। समझ में आ रहा है आपको। मतलब ये पहला पार्ट हो गया सोल्यूट के लिए, ये हो गया आपका सॉल्यूशन के लिए। मतलब 20 ग्राम ऑफ द solute or 20 gram of that particular component is present in 100 ml of the solution। ठीक है, अगर यहाँ पे जो मास परसेंटेज था वहां पे क्या था, यहाँ पे आपका 20% W/W अगर होता, इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब क्या है, 100 ग्राम ऑफ solution contains 20 gram of solute or that particular component। समझ में आ रहा है डिफरेंस। देखिए आप लोग, 20% W/W means 20 gram of that particular component is present in 100 gram of that particular solution। और वॉल्यूम परसेंटेज अगर 20% V/V अगर होता, that means what, 20 ml of that particular component is present in 100 ml of the
सॉल्यूशन। समझ में आया ये तीनों में डिफरेंसेस, है ना। तो ये हो गया आपका मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। ये एक तरीका है जिससे हम लोग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं पार्ट्स पर मिलियन की तरफ। ये क्या है? ये आपका हो गया when a solute is present in very minute amounts, it is trace quantities, the concentration is expressed in parts per million, abbreviated as ppm. It is the part of a component per million parts of the solution. जब किसी कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग एक्सप्रेस करेंगे आउट ऑफ मिलियन, मिलियन में उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, समझ में आ रहा है? मिलियन में उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, आउट ऑफ 100 उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, आउट ऑफ 100 वो पार्टिकुलर कंपोनेंट का अमाउंट कितना है। जब हम लोग एक्सप्रेस करेंगे आउट ऑफ मिलियन वो पार्टिकुलर कंपोनेंट का अमाउंट या तो क्वांटिटी कितना है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पार्ट्स पर मिलियन कहेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मास ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। कोई भी एक कंपोनेंट का मास और वो मास पार्टिकुलर एक सॉल्यूशन का जो मास रहेगा उसी मास में उसका इंडिविजुअल मास कितना है। यू विल गेट समथिंग when you will multiply it by 10 to the power 6, that is million, out है ना, 1 million, you will get what, parts per million. That means 10 to the power 6 parts में उसका कितना प्रेजेंस है। समझ में आ रहा है? उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm। ppm का हम लोग और भी एक तरीका से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो क्या है, मिलीग्राम पर लीटर। कितना मिलीग्राम प्रेजेंट होता है पार्टिकुलर एक कंपोनेंट का 1 लीटर में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे भी हम लोग कहेंगे क्या, ppm कहेंगे, मिलीग्राम पर लीटर। समझ में आ रहा है? एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज ए लीटर ऑफ सी वाटर विच वेज 1030 ग्राम, मतलब ये हो गया आपका सॉल्यूशन का वेट, ठीक है, कंटेन्स अबाउट 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अभी इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आप लोगों को निकालना है इन टर्म्स ऑफ ppm। कैसे निकालेंगे? ये जो ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे दिया गया है, ये ऑक्सीजन किसमें प्रेजेंट है, 1030 ग्राम ऑफ सी वाटर में प्रेजेंट है। यू नीड टू फाइंड आउट ऑफ 10 to the power 6 पार्ट्स में कितना है, 10 to the power 6 पार्ट में कितना है। जब निकालेंगे ऑक्सीजन का अमाउंट, उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, ppm ऑफ दैट ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सी वाटर। समझ में आ रहा है? आया ना? अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन की तरफ। ये और एक टर्म है जिससे हम लोग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये समझने से पहले आप लोगों को सबसे पहले मोल क्या चीज है, मोल का कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझना जरूरी है। जिन लोगों ने क्लास 11 का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को अच्छे से स्टडी किया, उन लोगों को तो एटलीस्ट ये पता है मोल क्या चीज है, मोल का कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो वो फिर से मैं उसे रिपीट करने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो मोलारिटी क्या कहता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। मतलब सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कितना नंबर ऑफ मोल्स एक पार्टिकुलर कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, हाँ, 1 लीटर में, उसे ही हम लोग कहेंगे मोलारिटी। आसान भाषा में यह है कि 1 लीटर में कितना मोल्स ऑफ सोल्यूट रह सकता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, मोलारिटी कहेंगे।
आप लोगों को तो डायरेक्टली दिया हुआ नहीं रहेगा, आप लोगों को दिया क्या रहेगा, 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से सपोज इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो उसका मोलारिटी क्या हुआ, यू नीड टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा कि 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना मोल्स है। जो भी जितना भी मोल्स होगा वो आप लोगों का प्रेजेंट है किसमें, 1000 ml में, यानी 1 लीटर में। दैट विल बिकम योर मोलारिटी। समझ में आ रहा है? तो इसमें आप लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले मोल्स निकालना चाहिए, मोल्स से ही आएगा आपका मोलारिटी। ठीक है, तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपली पर लीटर सॉल्यूशन में जब आप लोग एक्सप्रेस कर देंगे किसी एक कंपोनेंट का कितना मोल्स है, उसे ही आप लोग डायरेक्टली कह देंगे मोलारिटी। समझ में आया? तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। या तो मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100, एक ही बात है। इसे अगर लीटर में लिखते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 नहीं होगा, अगर लीटर पे नहीं लिखते हैं तो इसे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा अभी हम लोग चलते हैं मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलारिटी क्या है? मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved per 1000 gram or 1 kg of the solvent. It is denoted by small m. और एक इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे अभी मोल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ डिफरेंट है मोलारिटी से। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं कह के आप लोगों को क्या कहा गया, सॉल्वेंट में कहा गया। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसे ही हम लोग कहेंगे क्या, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और उसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्या, किससे, स्मॉल m से। समझ में आ रहा है? तो मोलारिटी इज प्योरली ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दैट ऑफ मोलारिटी, जहां पे आपको सॉल्यूशन को कंसीडर नहीं किया हम लोगों ने, रेदर यहाँ पे सॉल्वेंट को कंसीडर किया है। सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वो सॉल्वेंट का मास को कंसीडर करना पड़ेगा। मोलारिटी में हम लोगों ने सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंसीडर किया, और मोलारिटी में हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, सॉल्वेंट का मास को कंसीडर किया। समझ में आ रहा है? वो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है या तो डिसॉल्व है, उसे ही हम लोग कहेंगे क्या, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जिसके वजह से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, और मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by mass of the solvent in gram multiplied by 1000 will give you the molality of the solution. समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन की तरफ। ये क्या चीज है? तो मोल फ्रैक्शन अगर जानना है आप लोगों को, सबसे पहले मोल्स निकालना जरूरी है। कोई भी एक बाइनरी सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से बना हुआ रहता है, वो सॉल्वेंट का भी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट रहेगा और सोल्यूट का भी नंबर ऑफ मोल्स तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, है ना। तो मोल्स अगर आप लोगों ने निकाल दिया तो मोल फ्रैक्शन निकालना उतना कोई दिक्कत नहीं है ना। देयरफॉर यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा कि मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब मान लीजिए अभी आप लोगों को सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सोल्यूट का भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा और सॉल्वेंट का भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। तब मोल फ्रैक्शन आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट दैट इज द सॉल्यूशन, है ना। जैसे कि यहाँ पे कंपोनेंट ए के लिए देखिए, कंपोनेंट ए के लिए मोल फ्रैक्शन को हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया, Na दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी।
Similarly, if you want to find out the mole fraction of solvent B, then you'll get what? NV divided by Na plus NV. N means what? It is the number of moles. It is a easy concept. उतना हार्ड भी नहीं है. अगर आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकलना आता है तो मोल फ्रैक्शन निकलना उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोल निकाल दिया तो वो पार्टिकुलर कंपोनेंट का मोल्स को हम लोग टोटल नंबर ऑफ मोल्स से जब डिवाइड कर देंगे, उसी से हम लोगों को क्या मिल जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पार्टिकुलर कंपोनेंट मिल जाएगा. समझ में आ रहा है? अच्छा, तो और एक चीज देखिए, जब हम लोग मोल फ्रैक्शन दो कंपोनेंट का ऐड कर लेंगे, हाँ, उसका रिजल्ट क्या आता है? 1 आता है. इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है कि किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग जान लेते हैं फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, एज फॉर एग्जांपल, तब हम लोग दूसरा कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं नॉर्मलिटी की तरफ. It is the number of gram equivalent of solute dissolved per liter of the solution. It is denoted by capital N. इसमें कुछ डिफरेंट कंसेप्ट है. इसमें क्या कहा गया? नंबर ऑफ मोल्स के बारे में नहीं कहा गया. इसमें कहा गया है आप लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट, कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है पर्टिकुलर सोल्यूट का 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मलिटी कहेंगे. समझ में आ रहा है ना? तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अगर ml में लिखेंगे तो आप लोगों को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है. अगर सॉल्यूशन को हम लोग ml में एक्सप्रेस करेंगे तब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को 1000 ml में निकालना है ना? इट इज व्हाट? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. मोलरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स. नॉर्मलिटी में क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. तो उतना तो दिक्कत कुछ नहीं है. एक चीज ही चेंज हुआ, वो क्या है? इंस्टेड ऑफ मोल वी आर पुटिंग हियर व्हाट? ग्राम इक्विवेलेंट. तो अभी आता है ग्राम इक्विवेलेंट आप लोग कैसे निकालेंगे, है ना? ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सोल्यूट का मास को कंसीडर करना पड़ेगा, और उसे जब हम इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे, आप लोगों को मिल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट. कोई भी सोल्यूट का सॉल्यूशन में जब डिजॉल्व करेंगे, उसी का एक डेफिनेट मास तो रहेगा ना, वो सॉल्यूट का डेफिनेट मास तो रहेगा. वो डेफिनेट मास को जब हम लोग उसी कंपोनेंट का एक इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द ग्राम इक्विवेलेंट, एंड दैट ग्राम इक्विवेलेंट शुड बी एक्सप्रेस्ड आउट ऑफ 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन, एंड दैट बिकम्स योर व्हाट? नॉर्मलिटी. समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अभी आता है आप लोग इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे. तो इक्विवेलेंट मास भी हम लोगों ने क्लास 11 का केमिस्ट्री में कुछ हद तक डिस्कस किया. अभी भी फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जब न्यूमेरिकल्स बहुत सारा करेंगे. तो फॉर एसिड्स इक्विवेलेंट मास इज द मोलर मास डिवाइडेड बाय द बेसिसिटी, एंड फॉर बेस it is the molar mass divided by the acidity, and for salt like solution or salts it is the molar mass divided by the total positive valency of the cation. समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तब इसका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों के साथ. समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट. लास्टली आता है आपका क्या? फॉर्मेलिटी. ये फॉर्मेलिटी जो टर्म जो यूज करते हैं, ये कुछ नहीं है, सिनोनिमस टू दैट ऑफ व्हाट? मोलरिटी है. हम लोग ये जो टर्म यूज करते हैं स्पेसिफिकली फॉर आयोनिक कंपाउंड्स. आयोनिक कंपाउंड्स में जो एटम्स वगैरह रहता है, एलिमेंट्स जो रहता है, ये सब डिस्क्रीट एंटिटीज में रहते हैं. फॉर एग्जांपल KCl, NaCl, where potassium and chloride ions are present as discrete entities, separate entities. तब हम लोग उसमें क्या टर्म यूज करते हैं? इंस्टेड ऑफ मोलर मास वी यूज ग्राम मोलिकुलर मास. समझ में आ रहा है? इसमें हम लोग ग्राम मोलिकुलर मास जो टर्म है उसे यूज करते हैं. तो कॉन्सेप्ट सेम है. इफ यू ऐड द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, यू विल गेट sum of their atomic mass. Instead of telling them or representing them as molar mass,
we need to call them as gram formula mass, है ना। तो जिसकी वजह से फॉर्मेलिटी का डेफिनेशन क्या लिखा हम लोगों ने, इट इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना फॉर्मूला मास है उसे ही हम लोग कहेंगे फॉर्मेलिटी, और उसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज से, कैपिटल एफ से। तो सेम बात है, मोलारिटी और फॉर्मेलिटी में कुछ डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ कहने का डिफरेंसेस है। सोडियम क्लोराइड का मोलार मास नहीं कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इसमें, ग्राम फॉर्मूला मास कहेंगे। समझ में आ रहा है। तो इसमें कितना फॉर्मूला मास प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का, उसे ही हम लोग कहेंगे क्या, फॉर्मेलिटी, और उसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एफ से। तो यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला मास हम लोग कैसे निकालेंगे, जस्ट इफ यू divide the mass of that component by the gram formula mass of that component, you will get the number of formula mass, and that formula mass should be expressed out of 1000 ml of the solution, then you will get the formality of the that particular solution। समझ में आ रहा है। तो आज हम लोगों ने ये जो 7 concentration terms यूज को डिस्कस किया है, इनको लेकर हम लोगों को बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करना जरूरी है, ताकि आप लोगों को इनका कॉन्सेप्ट्स अच्छा से समझ में आए, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन का जो टर्म्स है, ये टर्म्स को इन रियल सेंस क्या है, इसका यूटिलिटी क्या है, इसे भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का जो मेरा डिस्कशन है यहीं तक रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया। जिन लोगों को समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों का डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और अगर समझ में आया ये डिस्कशन को, तो ये देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग इस पे एक लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बाय प्रेसिंग द बेल बटन, एंड एट द सेम टाइम प्लीज़ शेयर दिस चैनल as much as possible with your friends, so that they will also get some informations, or also they will get benefits from these discussions। Thank you, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। ठीक है।